क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के ऊतकों से बने होते हैं? अब आप लोग सोचिए कि क्या कहते हैं, जो आपका शरीर बना है या किसी पौधे का या मतलब पेड़ का जो शरीर बना है, क्या एक ही ऊतक से बना है? ठीक, क्या पौधे में जो पत्तियां हैं उसी ऊतक से बनी, जो तने की बनी है? क्या जो मनुष्य में जो हाथ है और जो आँख है, क्या एक ही ऊतक से बने हैं? आप लोग सोचिए। आइए हम विभिन्न ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों की तुलना करें। क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? बच्चों देखिए, जीवों द्वारा जो संपन्न किए जाने वाले कार्य की दक्षता बढ़ाने की सहायता करते हैं। जब हम पादपों और जंतुओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों व इन दो समूहों के जीवों की संरचना की बच्चों तुलना करते हैं ना, तब हम पाते हैं कि इनमें व्यापक अंतर होता है। यानी कि जंतु और पौधों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस कारण इनके ऊतक में भी व्यापक अंतर पाया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि जब क्या कहते हैं, उनकी संरचना में अंतर है तो ऊतक में भी अंतर होगा। ठीक, आइए चलिए देखते हैं कि पादपों और जंतुओं की संरचना व कार्य के संदर्भ में इनके ऊतकों की आवश्यकता की जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे। कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये जो ऊतक है विशिष्ट कार्य कर रहा है। जो बच्चों पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जो जड़ें हैं वो कहाँ रखते हैं? वो ज़मीन में रखते हैं। ठीक है, और भूमि में स्थिर रहते हैं, अर्थात जो वे स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। यानी कि दोनों में अंतर तो आपने देख ही लिया कि पौधे कैसे होते हैं, स्थिर होते, वे गति नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सीधा खड़ा होता है, अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले ऊतक होते हैं, है ना बच्चों। तो जैसे देख लीजिए कि जो मतलब उनको सहारा देने वाला जो ऊतक है, इस कार्य को मतलब स्थिर रखने वाले कार्य को दक्षता प्रदान करने हेतु पादपों के अधिकांश ऊतक उन्हें स्थिर रहने में सहयोग प्रदान करते हैं। अतः सहारा प्रदान करने वाले जो है वो सपोर्टिव होते हैं। ठीक, उन्हें संरचनात्मक दृढ़ता व शक्ति प्रदान करते हैं। इनमें से अधिकांश कोशिकाएं मृत होती हैं। कैसी होती हैं? मृत होती हैं। ठीक बच्चों, ये जो जीव के शरीर में मृत कोशिकाएं होती हैं, उनकी अपनी विशिष्ट भूमिका होती है और वो उनका अपना एक महत्व होता है। जो मृत कोशिकाएं होती हैं बच्चों, वो जीवित कोशिकाओं के समान ही यांत्रिक सहजता से प्रदान कर सकती हैं। यानी उन्हें यांत्रिक यानी मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं। यानी कि उन्हें खड़े होने के लिए और उनमें कोई जैसे आक्रमण ना कर दे, कोई जीव दूसरा आक्रमण ना कर दे, उससे उनको बचाव के लिए उन्हें एक स्ट्रेंथ देती हैं, यानी कि दृढ़ता प्रदान करती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं बच्चों कि दूसरी ओर जंतु चल होते हैं। चल मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल जा सकते हैं। अनुकूल आश्रय, भोजन व साथी की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति करते हैं। उन्हें इस प्रकार के ऊतक की आवश्यकता होती है जो गति व चलन को सुगम बना दे। अब उनको कैसी ऊतकों की ज़रूरत पड़ेगी? जो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएं। ऊतकों में पेशीय ऊतक, अस्थियां आदि का विकास इस दृष्टि से हुआ है। और जो आपकी जो मसल्स होती हैं, ये इसीलिए विकसित हुई हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह चल सकें, और आपकी जो हड्डियां हैं इसी वजह से विकास हुआ है उनका कि वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। चलने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यक ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ जाती है, अतः जंतुओं में उपापचय दर अधिक होता है। और जो जंतुओं मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और है ना। जंतु पादपों की अपेक्षा बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा खपत दर्शाते हैं। इस मांग को पूरा करने के लिए जंतुओं के अधिकांश ऊतक जीवित होते हैं। यानी कि जो मनुष्य के जो जितने भी ऊतक होते हैं वो ज़्यादातर जीवित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो मृत होते हैं। जैसे बताइए, जो आपके बाल के जो ऊतक होते हैं, जड़ को छोड़ करके, जो बालों की जड़ को छोड़ करके बाकी जो ऊतक होते हैं बाल का, वो मृत होता है। आपके नाखून हैं, नाखून के जो ऊतक होंगे ये कैसे होंगे? मृत होंगे ना। जंतुओं और पादपों के बीच का एक दूसरा अंतर जो उनके ऊतक की भिन्नता को उत्तरदायी है, वह है उनकी वृद्धि प्रक्रिया में अंतर। अब बच्चों, जो पादपों की जो वृद्धि दर होती है वो अलग होती है, जंतुओं की वृद्धि दर जो होती है वो अलग होती है। पादपों में वृद्धि सतत व स्थानिक होती है, यानी एक ही जगह खड़े होकर के वो अपनी वृद्धि करते हैं, अर्थात पादप वृद्धि कुछ स्थान विशेष तक सीमित रहती है।
यानी उनकी जड़ें कुछ ही दूर तक केवल जा पाएंगी, बाकी वो एक ही जगह स्थिर रहती है। इस कार्य को पूरा करने के लिए पादपों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ के ऊतक जीवन पर्यंत विभाजनशील होते हैं। ये ऊतक क्षेत्र विशेषों तक ही सीमित होते रहते हैं। सतत विभाजनशीलता के गुण के आधार पर ही पादप ऊतक को विभाजनशील ऊतक या विभज्योतक तथा स्थायी ऊतक में वर्गीकृत किया है। जंतुओं में बच्चों विस्तृत प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, जिसका अर्थ है जंतु वृद्धि जंतु के पूरे शरीर में एक समान होता है। वृद्धि के कारण बच्चों कोई एक भाग विशेष नहीं बढ़ता है, अतः जंतुओं में विभाजनकारी क्षेत्र व गैर विभाजनकारी क्षेत्र का अंतर नहीं किया जा सकता है। यानी जो जंतु होते हैं उनमें ये नहीं पता लगा सारे जो अंग होते हैं सब में विकास होता है। आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि किस अंग में विभाजन हो रहा है और किस अंग में विभाजन नहीं हो रहा है। जंतुओं और पादपों के ऊतकों की विभिन्नता का एक और बड़ा कारण है उनके अंग तंत्रों की विशिष्टताओं से संबंधित है। यानी उनके अंग तंत्र अलग होते हैं। जंतु और पादपों में अलग अलग अंग तंत्र होते हैं, इसलिए उनमें अलग अलग तरीके से क्या कहते हैं विभाजन भी होगा। जंतुओं में पोषण परपोषी प्रकार का होता है, यानी कि वो दूसरों पर निर्भर होते हैं। उनकी अधिक ऊर्जा आवश्यकता, उत्सर्जी पदार्थों से तुरंत मुक्ति की आवश्यकता व जटिल संवेदी अंगों व तंत्रिका तंत्र की उपस्थिति के कारण जटिल जंतुओं में अंग व अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन अधिक विशिष्टीकृत व स्थानीकृत होता है। इसका अर्थ ये है बच्चों कि जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं और उन्हें अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और उनके अंदर संवेदी अंग बहुत अच्छे तरीके से विकसित होते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र जो है उनका बहुत अच्छे से विकास उसका बहुत अच्छा विकास होता है। जो जटिल जंतुओं में अंग व अंग तंत्रों की संरचना जो होती है वो अलग तरीके की होती है और स्थानीकृत होती है। लेकिन जटिल पादपों में भी इस प्रकार के विशिष्टीकृत अंग तंत्रों का अभाव होता है। लेकिन पादपों में ऐसा कुछ भी नहीं, अंग तंत्र जो हैं जिनका विशिष्टीकृत मतलब जो विशिष्टीकृत हो ऐसा कुछ भी नहीं होता पादपों में। उदाहरण के लिए बच्चों देख लेते हैं कि जटिल जंतुओं में श्वसन तंत्र बाह्य पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर उसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाने हेतु उत्तरदायी होता है। इसके लिए विस्तृत जटिल श्वसन अंगों तथा गैसों के परिवहन हेतु परिसंचरण तंत्र परिसंचरण द्रव्य होता है। बच्चों जो क्या कहते हैं जो जंतु होते हैं इनके अंदर एक जो पदार्थ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के जो कार्य होते हैं वो कौन करता है, वो एक परिसंचरण जो है द्रव्य करता है, जिसका नाम होता है या तो आप ब्लड कह सकते हैं या कुछ लिम्फ कह सकते हैं या कोई और पदार्थ जो होता है जो जीवों में पाया जाता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से दक्ष श्वसन तंत्र व परिसंचरण तंत्र आवश्यक होते हैं। लेकिन पादपों में विशिष्टीकृत व स्थानीकृत श्वसन तंत्र नहीं होता, यानी कि उनके अंदर श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। अतः जो ऊतक प्रकार भी भिन्न होते हैं। ठीक, इनमें भी जो ऊतक प्रकार हैं वो भिन्न प्रकार के होंगे। सभी पादपों में भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है, अतः पोषण में विविध प्रकार की ऊतकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जंतुओं में भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण आदि जैसे विविध कार्यों के संपादन हेतु ऊतक आवश्यकता भी भिन्न प्रकार की होती है। यानी कि उनके अंदर जो अवशोषण की जो प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया, अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया है, इन सब के लिए जो विविध कार्य हैं इसको संपादन इनका करने के लिए अलग तरीके के ऊतक पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा पादपों में नहीं होता, अतः पादप ऊतक कम जटिल होते हैं, वह जंतु ऊतक जटिल प्रकार के होते हैं बच्चों। ठीक, जो हम लोग आखिर में देख लेते हैं कि जो पादप ऊतक होता है वो अचल जीवन, स्वपोषी पोषण व स्थानीकृत वृद्धि की आवश्यकता पूर्ति हेतु यांत्रिक सहारा, सुरक्षा, परिवहन हेतु तथा स्थानीकृत विभज्योतक व अविभाजनशील स्थायी ऊतक के रूप में विशिष्टीकृत होते हैं। जंतु ऊतक सक्रिय चलन, संवेदना ग्रहण व अनुक्रिया प्रदर्शन, अधिक ऊर्जा मांग व विस्तृत वृद्धि हेतु विशिष्टीकृत होते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंतु ऊतक अधिक जटिल भी होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ही जटिल होते हैं। अब हम पादपों व
जंतुओं की संरचना व कार्य के अंतर के परिप्रेक्ष्य में बच्चों देखेंगे कि किस प्रकार जंतु ऊतक अलग होते हैं और पादप ऊतक अलग होते हैं। देखिए बच्चों, जो जब पादप ऊतक है उसका हम लोग वर्गीकरण देखेंगे कि पादप ऊतक को दो में विभाजित किया गया है, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। विभज्य ऊतक वो होते हैं जो जिनमें विभाजन होता है और स्थायी ऊतक वो होते हैं जो केवल एक जगह ही रहते हैं। जो विभज्य ऊतक होते हैं उनके 3 भाग होते हैं, जैसे शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, पार्श्व विभज्य ऊतक और अंतर्वेशित विभज्य ऊतक। ठीक है। और जो स्थायी ऊतक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। जो स्थायी ऊतक होते हैं बच्चों वो फिर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे मृदुतक यानी पैरेन्काइमा, स्थूल कोण यानी ऊतक क्लोरेन्काइमा और दृढ़ोतक यानी स्क्लेरेन्काइमा। अब जो स्क्लेरेन्काइमा है बच्चों ये 2 प्रकार के होंगे, ये रेशे तथा स्क्लीरिड 2 प्रकार के हैं, रेशे तथा स्क्लीरिड। ठीक। जो जटिल स्थायी ऊतक हैं बच्चों ये भी 2 प्रकार के होंगे, जैसे जाइलम तथा फ्लोएम। जो जाइलम होगा उनमें कौन कौन सी जो मतलब प्रकार होंगे, जैसे वाहिनिका, वहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। और जो फ्लोएम होगा बच्चों वो होगा, उनके जो प्रकार हैं वो चालिनी नलिका, सखी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो ये तो था बच्चों एक फ्लो चार्ट जिसमें आपको पादप के ऊतक के विषय में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आपको क्रियाकलाप आप अपने घर पे करेंगे, जैसे कि पौधों में जड़ की वृद्धि क्षेत्र को चिन्हित करेंगे। कैसे पता लगाएंगे कि जड़ जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो इसके लिए मैंने आपको एक क्रिया विधि दे रखी है, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद इसका जो है क्या कहते हैं जो क्रियाकलाप करके आप मुझे नेक्स्ट कक्षा में बताएंगे। ठीक है। ये देखिए मैंने आपको नेक्स्ट कक्षा में आप इसको जो एक आप अपनी किताब कॉपी में नोट करेंगे और मुझे बताएंगे कि किस किस तरीके से जो है वो वृद्धि हुई जड़ में। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पादप ऊतक को और डिटेल में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।